शुरू करें भाई? जी भाई साहब। हाँ, मंगलाचरण। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर जम गए परमात्मा, पर्याय में भी वे कभी वे साध्य है, आराध्य है, आराधना के सार है। ओ नमन उन देव को, जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से जो भव्य को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को, जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को, जिन बर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं स्खलन। परम भाव प्रकाशक नय चक्र, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण चल रहा है। निश्चय और व्यवहार नयों के संदर्भ में निश्चय और व्यवहार नय, इन दोनों के परस्पर संबंध किस प्रकार के हैं? व्यवहार नय, निश्चय नय, इन दोनों में परस्पर विरोध होते हुए भी इन दोनों में विरोध नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये सुंदर चर्चा, ये सुंदर प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था और इस संबंध में शतरंज के खिलाड़ियों का उदाहरण देकर के बात प्रस्तुत की गई है। व्यवहार नय और निश्चय नय, इन दोनों में विषयगत विरोध तो है, लेकिन विषयगत विरोध होते हुए भी इन दोनों के मुद्दे एक हैं, पहुंचाना एक ही जगह पर है। कुछ प्रकरण ऐसा ही हमारे यहाँ बीच में चलने वाला है, आगे चलेगा। बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे 36 का आंकड़ा
इनमें नहीं है। 63 का आंकड़ा है। व्यापारियों का उदाहरण देकर के चर्चा की थी। देखने में कैसा भी लगे कि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वे दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। चाहे वो उधार लेने देने की बात हो, कितने कितने प्रसंग हमने छोटे मोटे आपको बतला दिए थे, जिनमें आपको लग तो ऐसा रहा था कि कैसे विरोधी दिख रहे हैं, लेकिन सच में वे विरोधी थे नहीं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। व्यवहार का काम मिल गया आपको। पेज नंबर है 54। पीडीएफ वैसे आप सबके सामने दिखी रही है। ईमानदारी भी इन्होंने बतला दी। अपने अपने काम के ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपने कार्य को बखूबी निभाते हैं। माने कितने ईमानदारी है इनमें। एक दूसरे का निषेध कर रहा है, वो उसका फिर भी प्रतिपादन किए जा रहा है। ये प्रतिपादन कर रहा है, उसके बावजूद भी निषेध कर रहा है। ये क्या बातें हैं? क्योंकि अपना अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। मैं जब अपने अपने काम के संदर्भ में बात कहता हूं, तो कभी कभी उस छोटे उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं कि भाई, किसी जगह पर पुराने जमाने में, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, मैं तो अपना 20 साल पुराना 25 साल पुराना उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि जिस जमाने में किसी व्यक्ति ने किसी के यहाँ कोई टेप रिकॉर्डर देखा और उसमें कुछ बजते हुए देखा, और बहुत सुंदर आवाज उसमें आ रही थी, बारे भावना चल रही थी, छेड़ाला चल रही थी। उसे बहुत पसंद आया और उसने कहा कि भैया मुझे भी ये चीज चाहिए। उनके लिए भी टेप रिकॉर्डर मंगवा दिया गया। उन्होंने अपने घर में जाकर के दबाया, उसको चालू किया, तो उसमें से कुंद कुंद शतक बोलने लगा। बोले यार ये क्या चक्कर है, उनके यहाँ तो छेड़ाला बोल रही थी, मेरे यहाँ ये और कुछ सुना रहा है, तो क्या करें बोलो, ये तो बड़ा गड़बड़ है ये तो। उसने शिकायत की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसकी शिकायत करना वाजिब है? अरे भाई, नहीं नहीं, ये क्यों नहीं बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही टेप रिकॉर्ड था, इतने का ही खरीद करके लाया हूं, बल्कि मैं तो महंगा लेकर के आया हूं और ज्यादा। और मैंने भी इसी तरह से कैसेट लगाई है कि भैया एक बात समझ लो, जिस कैसेट में जो चीज भरी होगी उस कैसेट से वही चीज बजेगी। इसी तरह से निश्चय नय वाली कैसेट में जो चीज भरी हुई है, जब भी निश्चय नय बोलेगा वही बात बोलेगा। अभेद ही कहेगा कि नहीं नहीं, निश्चय नय का चैनल लगाकर इसमें से थोड़ी भेद की चर्चा भी कर लो। बोले उस कैसेट में वो चीज भरी हुई नहीं है। जब व्यवहार नय बोलेगा तो व्यवहार नय अपनी मर्यादा में रह करके जो व्यवहार नय का विषय है, जो व्यवहार नय का दायरा है, जो व्यवहार नय वाली कैसेट में भरा हुआ है, वही व्यवहार नय के माध्यम से निकलेगा। इसमें रंच मात्र परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिस तरह से अपनी अपनी कैसेट में अपने अपने विषय भरे होने पर कुंद कुंद शतक की कैसेट लगाओ तो उसमें छेड़ाला नहीं बोलता है, छेड़ाला की कैसेट लगाओ तो उसमें बारे भावना नहीं बोलता है, बारे भावना की कैसेट लगाओ तो उसमें शुद्धात्म शतक नहीं बोलता है। पहले के जमाने में वो जो रील वाली कैसेटें चला करती थी, उसमें एक कैसेट में एक ही विषय हुआ करता था। आज तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो सीडी लगा दी, इसमें जो चाहो आपको सब मिलेंगे। तो भी भाई साहब, आपको यदि उसमें डॉक्टर भारेल जी को सुनना होगा तो सुमत प्रकाश जी नहीं मिलेंगे, फिर उनकी सीडी है तो उसमें अभय कुमार जी नहीं मिलेंगे, फिर वो उनकी है तो उनमें राजेंद्र कुमार जी नहीं मिलेंगे, उनकी है तो उनमें वो नहीं मिलेंगे। बड़े चक्कर हैं, सब एक जगह पर कैसे मिलेंगे? आप जो जिस कैसेट में भरा होगा तो उसमें वही चीज निकलेगी। ये बात कितनी ईमानदारी से हमारे को स्पष्ट ख्याल में आती है। ऐसी ही ईमानदारी सम्यक ज्ञान के इन दो सुपुत्रों में है। एक पुत्र का नाम निश्चय और दूसरे का नाम व्यवहार है। देखिए, व्यवहार भी काम क्या कर रहा है? भेद करके समझाना, ये व्यवहार का काम है। व्यवहार ने का काम भेद करके समझाना है। आगे बढ़ो, संयोगों का भी ज्ञान कराना है। ठीक है, एक तो भेद करके समझाता है,
एक संयोगों का ज्ञान करके समझाता है। क्या कह रहे हैं? एक भेद करके समझा रहा है, माने भेद सो व्यवहार, और एक संयोगों का ज्ञान कराना है, ये व्यवहार का काम है। कितने महत्वपूर्ण वाक्य है ये। सो अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है और संयोगों का ज्ञान कराता है। पर भेद करके भी वह समझाता तो अभेद अखंड को ही है, संयोगों से भी समझाता असंयोगी तत्व को ही है। क्या क्या मार्मिक प्रकरण है यार। मतलब संयोगों से समझा रहा है लेकिन संयोगों को नहीं, भेद से समझा रहा है लेकिन भेद को नहीं। भेद करके अभेद को समझाना है, संयोगों के माध्यम से असंयोगी तत्व को समझाना है। भेद करके भी वह समझाता तो अभेद अखंड को ही है, संयोग से भी समझाता तो असंयोगी तत्व को ही है। तभी तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। प्रतिपादक माने प्रतिपादन करने वाला, समझाने वाला। वो निश्चय का प्रतिपादक है, वो निश्चय को समझाने वाला है, निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। यदि वह अभेद अखंड असंयोगी तत्व को न समझावे तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कौन कहे? बोलो। ये व्यवहार नए निश्चय का प्रतिपादक है। क्यों? क्योंकि भेद करके भी अभेद को समझा रहा है, खंड करके भी अखंड को समझा रहा है, संयोगों से भी असंयोगी तत्व को समझा रहा है, इसलिए उसको निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। चलो साहब, व्यवहार नए निश्चय का प्रतिपादन करता है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। इस पैराग्राफ के लिए क्या हेडिंग दे सकते हैं अपन? छोटी छोटी सी दादा के इन पूरे प्रकरणों में यदि हेडिंग देने के प्रयास करें ना तो अच्छी हेडिंग्स निकल सकती है। इस नए चक्र ग्रंथ का पुनर्संपादन करके छापा जाए मान लीजिए, तो इसमें अलग अलग हेडिंग दे दो, छोटी छोटी सी हेडिंग। तो यहाँ क्या हेडिंग निकलेगी? व्यवहार नए का काम निश्चय का प्रतिपादन कैसे है, समझाइए। तो समझा दिया इस तरह से। अब निश्चय का क्या काम है? कि व्यवहार का निषेध करना। यार ये समझ में नहीं आ रही यार, व्यवहार निषेध क्यों कर रहा है जब वो उसका प्रतिपादन कर रहा है? तो भाई साहब ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं आपकी तारीफ करता रहूं और आप मेरी बुराई कर रहे हो। ये तो पीठ में खंजर घोंपने जैसी स्थिति दिखती है ना। यार मैं तुम्हारी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहा हूं। दुनिया में समाज में इस तरह की स्थितियां दिखती है बहुत। कोई व्यक्ति किसी की कितनी ही प्रशंसा करता हो लेकिन उससे मिले तो उसकी निंदा करता है। भाइयों भाइयों में भी इस तरह की स्थिति बनती है। निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है, निषेध करके क्या करता है? निषेध करके अभेद अखंड असंयोगी तत्व की ओर ले जाना है, उसका व्यवहार का निषेध करके। यही कारण है कि वे अपने विरोधी प्रतीत होने वाले, विरोधी नहीं, विरोधी नहीं, विरोधी प्रतीत होने वाले अपने अभिन्न मित्र, पॉइंट टू बी नोटेड, अभिन्न मित्र है वो, ऐसे व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से निषेध कर देता है। ओहो, साथी समझकर किंचित मात्र भी दया नहीं दिखाता। यदि दिखावे तो अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे? बोलो, शतरंज के खिलाड़ियों पर लगाओ, साथी समझ करके थोड़ी बहुत भी दया दिखाने लगे, चल ठीक है यार छोड़ दिया यार, चल नहीं पीट रहा यार, तो फिर खेल क्या होगा? ये उसका सपोर्ट करे, चल तू मेरा साथी है मैं तुझे छोड़ता हूं, वो कहेगी नहीं नहीं मैं भी नहीं पीट रहा, चल यार चला ले यार, फिर क्या होगा? फिर तो चलती रहेंगी, फिर तो शतरंज भी खत्म ही नहीं होगा, फिर तो खेल ही खत्म नहीं होगा कभी भी। होगा क्या? समस्याएं बनी रहेंगी। यदि वह व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो? आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए ही तो यह सब प्रयास है। व्यवहार तो हमारा मित्र है, उसका निषेध कैसे करें? यदि इस विकल्प में उलझ जावे तो फिर उसका भूतार्थ बना ही नहीं रहेगा। सारा का सारा प्रकरण, पूरी की पूरी चर्चा ये एकमात्र इसके लिए कही गई है कि आत्मानुभूति कैसे हो। सारा प्रयास, संपूर्ण द्वादशांग की रचना आत्मानुभूति के लिए है। संपूर्ण द्वादशांग जो लिखा गया है, उपलब्ध जितना साहित्य है, उन सब का एकमात्र प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि वीतरागता की प्राप्ति हो। एकमात्र प्रयोजन है सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग हो।
रत्नत्रय हो, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। बोलो, यही हमारे को समझना पड़ेगा गहराई से। निश्चय व्यवहार का निषेध, देखो आगे क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार का निषेध कोई द्वेष के कारण थोड़े ही करता है, वह निषेध्य है इसलिए निषेध करता, उसकी सार्थकता निषेध में ही है, उसका प्रयोग भी साबुन की भांति निषेध के लिए ही होता है। बोलो, व्यवहार का, उसका प्रयोग माने व्यवहार का प्रयोग साबुन की तरह होता है, किसके लिए, निषेध के लिए। गजब कर दिया, व्यवहार ने कितना भी प्रतिपादन करे, व्यवहार ने कितनी भी बात करे, लेकिन व्यवहार ने की सारी बात धो देने के लिए है, व्यवहार ने की सारी चर्चा धुलाई कर देने के लिए है, व्यवहार ने की कोई भी चर्चा रखने के लिए नहीं। साबुन की भांति उदाहरण दे दिया गया है। और देखिए आप नीचे उसी बात को, उस साबुन के उदाहरण को अच्छे से समझा रहे हैं। हम भी अपनी दृष्टि से बोल सकते हैं, लेकिन शब्द पढ़ते हैं यहां से क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता, क्या साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता, और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता। साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है, साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्थकता ही लगाकर धो डालने में है। क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। व्यवहार ने से निश्चय ने तक पहुंचना है, और फिर पहुंचने के बाद बोले आप छोड़ दो उसको, सार्थकता ही लगाकर धो डालने में है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने कपड़े, आपके कपड़े को साफ कर दिया तो अब उसे भी क्यों निकालें। बोलो, आपको लगता है ऐसा कभी, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, ये साबुन ने लगाया है यार, साबुन से तो कपड़ा साफ होता है, इतनी मेहनत करके तो कपड़ों के साबुन लगाया है, अब इसको पानी से धोते क्यों हो, ऐसे ही सुखा दो इनको। भैया कपड़े से यदि साबुन निकलेगा नहीं ना तो कपड़े मलिन हो जाएंगे, वो साबुन भी मैल है। यह बात परम सत्य है कि मैल से ही मैल कटता है, कि साहब यदि साबुन मैल है तो लगाया क्यों है, कि मैल को धोने के लिए मैल लगाया जाता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रयोग होते हैं पूरे दुनिया भर में। जहर, जहर से काटा जाता है। आगे इस तरह के भी प्रयोग आएंगे, कई द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक वाले प्रकरण में तो बहुत प्रयोग किए हैं इस प्रकार के। जहरीली औषधि कहकर के पुकारा है, जहर को निकालने के लिए जहरीली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। मालूम है आपको, ये जो बड़े बड़े असाध्य रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, ऐसी महामारियां जैसे कहें अपन असाध्य है बिल्कुल, किडनी की परेशानियां चल रही है, हार्ट की भारी प्रॉब्लम्स चल रही है, समझ लो कैंसर और भी टीबी ऐसे जो रोग हो गए बड़े, तो उनके लिए जो दवाइयां दी जाती है इतनी हैवी डोज होती है, इतनी हैवी डोज होती है कि यदि स्वस्थ व्यक्ति उनको खा ले वे तो मर जाए। जहर होता है उनमें, जहरीली होती है वो बहुत ज्यादा। तो बताओ उनका प्रयोग करें कि नहीं करें। सही कह रहे हैं लोहाड़िया जी, डायमंड को डायमंड से काटा जाता है ना, लोहे को लोहे से काटा जाता है, ऐसा ही होता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, मैल से मैल धोया जाता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि जब मैल धोना ही था तो मैल लगाया क्यों, और लगा ही लिया था तो फिर धोया क्यों। भैया दोनों में बैलेंस है, वही बैलेंस यहाँ निश्चय व्यवहार में दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार देखिए जरा कितना सुंदर लिखा है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता। कर लो आप, ये बात तो पीछे 3 पॉइंट से सिद्ध कर चुके हैं ना भाई संभव, पीछे 3 पॉइंट देकर के इस बात को सिद्ध किया है ना। संयम का वीडियो ऑन नहीं रहता है तुम्हारे मित्र दिल्ली वाले का, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा कह रहे हैं पल, ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई साहब, समझ में नहीं आ रही हमारे को, क्यों नहीं होता। अरे भाई आपको इस बात को दोबारा समझना है
तो 2-3 प्रवचन पीछे जाकर के देखो, 2-5 पेज पीछे जाकर के देखो, आपको वो प्रकरण दिखाई देगा जिस प्रकरण में उन्होंने कहा है निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है जो उसे नहीं पहचानते। अब बिना व्यवहार के काम नहीं चलता है ना। जैन अभिसक्तम जो 8वीं गाथा प्रस्तुत कर दी थी, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। 3 तर्क दिए थे, एक परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न वाला, दूसरा अभेद अखंड अभेद वस्तु वाला, और तीसरा वीतराग भाव मोक्ष मार्ग वाला। और फिर 3 तर्क देने के बाद में टोडरमल जी ने कहा इसी प्रकार अन्यत्र भी लगा लेना, इसी प्रकार से दूसरी जगह भी लगा करके देख लेना। तो कहने का मतलब ये है व्यवहार के बिना तो निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता। अब और गजब का वाक्य, और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। ये वाक्य ऐसे हैं, ऐसे कैसे रट लेने जैसे वाक्य दिखाई देते हैं, कई शब्दों को आगे पीछे करने की गुंजाइश नहीं दिखती। व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता, और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है, और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है। बिना देखे बोलो, देखे बोलो। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार आवश्यक है, और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है। एक तरफ है उसका प्रतिपादन, और एक तरफ है उसकी प्राप्ति। निश्चय का प्रतिपादन और निश्चय की प्राप्ति 2 अलग अलग चीजें हो गई। निश्चय का प्रतिपादन और निश्चय की प्राप्ति। तो निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार जरूरी है, और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध जरूरी है। बोलो, इन सारी बातों को यदि आपको और अलग अलग प्रकार से देखना हो, इसमें आगे चल करके फिर मेरे ख्याल से दादा उदाहरण देंगे, दिया भी है आगे चल करके, नाव में बैठने का और नाव से पार हो जाने का। आगे 5-7 पेज बाद में 2 दिन बाद में आएगी अपने सामने चर्चा। नाव में बैठना भी और नाव से उतरना भी, फ्लाइट में बैठना भी, फ्लाइट से उतरना भी, ट्रेन में बैठना भी, ट्रेन से उतरना भी, दवाई लेना भी और फिर दवाई लेना छोड़ना भी। माने ये सारी प्रक्रियाएं इसी तरह की है। भाई जब दवाई लेना छोड़ना ही था, छुड़ाना ही था, तो फिर दवाई दी क्यों है? कि नहीं देंगे तो रहोगे बीमार, और लेते ही रहोगे तब भी पड़ जाओगे पुनः बीमार। तो जब तक ठीक न हो तब तक दवाई लेना, और ठीक हो जाने के बाद दवाई लेना छोड़ना, यही प्रक्रिया है पूरे दुनिया भर में। रोजाना यही प्रयोग करते हैं अपन, रोजाना यही तो कर रहे हैं। आप हर घटना में, हर परिस्थिति में इन सब बातों को लगा करके देख लीजिए, आपको सारी बातें बराबर समझ में आ जाएंगी। बर्तन धोते समय क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं, फिर धो देते हैं। सब जगह पर आप देखो, ये जो होती है ना आरसीसी डलती है, देखिए आपने आरसीसी की छतें डलती है, छत भरी जाती है सीमेंट से, तो क्या करते हैं वहां पर? नीचे से लकड़ी के फंटे लगाते हैं। लकड़ियां खड़ी होती है, बांस ऐसे खड़े होते हैं, बांस नहीं, वो मोटी लकड़ियां जो आती है, और वो पूरी ऐसी लकड़ी रखी रहती है, फिर उसको लगाते हैं। कब तक लगी रहती है? कहीं 21 दिन तक, कहीं 30 दिन तक, कहीं महीने भर तक, 1.5 महीने तक वो लगी रहती है। फिर उसको हटाते हैं कि भाई साहब हटाना था तो लगाया क्यों था, और लगाया था तो हटाते क्यों हो? फिर लगाएंगे भी, काम हो जाने के बाद में हटाएंगे भी। बोलो, लगाएंगे नहीं तो छत बनेगी नहीं, और उसके बाद में हटाएंगे नहीं तो हम रह नहीं पाएंगे, पूरा कमरा ही उसी से भरा रहेगा। बस यही पूरी प्रक्रिया है। व्यवहार के प्रयोग के बिना, यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे, अगला वाक्य पढ़ रहा हूं, यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समझ में नहीं आवेगी। यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो अभी इसको दूसरे प्रकार से बना लो इस वाक्य को। आप कह सकते हैं वस्तु को समझने के लिए व्यवहार का प्रयोग जरूरी है, और वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध जरूरी है।
वस्तु की प्राप्ति के लिए निषेध जरूरी है, लेकिन वस्तु को समझने के लिए बोले व्यवहार का प्रयोग जरूरी है। कितना बैलेंस रख करके बात करते हैं। नहीं साहब, हम तो निश्चय वाले हैं, हम तो निश्चय वाले हैं। अरे तुम अपने निश्चय को लेकर के बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं है। बिना व्यवहार के काम नहीं चलेगा। नहीं भैया, निश्चय निश्चय निश्चय, जिसको देखो वो निश्चय। व्यवहार की बात करने वालों को तो ये हीन समझने लगा है। व्यवहार की बातें करने वालों को तो ऐसा समझते हैं, अरे इनमें क्या दम है, अरे क्या है, बेकार है, व्यवहार वाले क्या व्यवहार की बात। भैया व्यवहार के बिना निश्चय नहीं समझ में आएगा। व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी में प्रयोजन से ही किया गया है और निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है। जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। क्या पूरी जिनवाणी में बिना प्रयोजन के एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्या करता है, कहा भी है प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। टोडरमल जी की पंक्ति है, टोडरमल जी ने भी उद्धृत किया है, नीतिकारों का वाक्य है एक प्रकार से। प्रयोजन और उद्देश्य के बिना तो मंद भी प्रवृत्ति नहीं करता। प्रयोजन के बिना तो मंद से मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता। फिर बुद्धिमान लोग तो करेंगे ही क्यों, बुद्धिमान लोग क्यों प्रवृत्ति करेंगे। और जिनवाणी तो बुद्धिमानों द्वारा लिखी गई है, नहीं होगा कहीं अन्य स्थान पर। देखिए समस्त जिनवाणी ही एक आत्म प्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। संपूर्ण जिनवाणी की रचना आत्म प्राप्ति के उद्देश्य से की गई है। इसी उद्देश्य से निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक एवं व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध माना गया है। आपने ध्यान दिया इस वाक्य में, निश्चय और व्यवहार में तो संबंध बतलाया है इन्होंने, प्रतिपाद्य प्रतिपादक। फिर आगे निश्चय व्यवहार नहीं लिखा, आगे व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध बताया माना गया है। निषेध्य माने निषेध करने योग्य, निषेधक निषेध करने वाला। तो एक निषेध्य है, दूसरा निषेधक है। एक निषेध करने वाला है, एक का निषेध किया जा रहा है। देखिए यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए सा है, ये बात परम सत्य है, बिल्कुल सही है भैया। इनका जो स्वरूप दिखता है ये परस्पर विरोध जैसा दिखाई देता है। तथापि निश्चय रूप अभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा प्रतिपादन करने वाला व्यवहार जगत को निश्चय नय का विरोधी सा नहीं लगता। समझना क्या क्या कह रहे हैं। देखो देखो ध्यान देना, अरे बड़े गजब का पैराग्राफ है, बहुत सुंदर चर्चा है। निश्चय और व्यवहार ऐसे हैं, 36 लग रहा है दोनों में। निश्चय व्यवहार में विरोध दिखाई दे रहा है, परंतु इन दोनों के जब स्वरूप को देखते हैं हम गहराई से तो ध्यान देना, तो हमें ऐसा लगता है कि व्यवहार नए बेचारा निश्चय का विरोधी नहीं है। व्यवहार नहीं तो निश्चय का सपोर्टर है। व्यवहार नहीं तो हमेशा निश्चय का सपोर्ट करता है ना। वापस पढ़िए वाक्य क्या है, निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए सा है, तथापि निश्चय रूप अभेद को जो भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा प्रतिपादन करता है, ऐसा व्यवहार नहीं, उससे जगत में कोई भी व्यक्ति निश्चय का विरोधी नहीं मानता। वो निश्चय का विरोधी सा नहीं लगता, क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है ना, उसका प्रतिपादन करता है, वो कोई विरोधी थोड़ी नहीं। किंतु जब निश्चय अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निर्दयता से निषेध करता है तो जगत को खटकता है। ओहो, ख्याल में आ रही है बात कि ये बात खटक रही है भाई साहब हमारे को, ये कैसे कर रहा है। ये निश्चय अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निर्दयता से निषेध करता है तो जगत को खटकता है, क्योंकि व्यवहार का निश्चय प्रतिपादकत्व, व्यवहार कैसा है, निश्चय प्रतिपादकत्व और अभूतार्थत्व, ये दोनों एक साथ जगत के गले आसानी से नहीं उतरते। ये दोनों बातें कैसे लगी, अभूतार्थ है तो फिर निश्चय का प्रतिपादन कैसे कर रहा है, निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है
तो अभूतार्थ क्यों कह रहे हो उसको? अभूतार्थ कैसे कह सकते हो यार, मेरे समझ में नहीं आ रही ये बात। ये अभूतार्थ कैसे कह रहे हो इसको? तो उसको समझा रहे हैं। देखिए नीचे, ये प्रश्न समझ में आए क्या आपको? बातें समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर दादा क्या कहना चाह रहे हैं? आगे बढ़े, बढ़ गए आप? जब व्यवहार निश्चय अर्थात भूतार्थ का प्रतिपादक है, प्रश्न उठा रहे हैं। क्या प्रश्न उठा रहे हैं? कि जब व्यवहार निश्चय अर्थात भूतार्थ का प्रतिपादक है, तो फिर स्वयं अभूतार्थ कैसे हो गया? भूतार्थ का प्रतिपादन किया तो भूतार्थ का हो उसको, और यदि स्वयं अभूतार्थ है तो वह भूतार्थ का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? अर्थात अभूतार्थ व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भूतार्थ कैसे हो सकता है? जिसका प्रतिपादन अभूतार्थ ने किया वो खुद भूतार्थ कैसे हो जाएगा? ये बात समझ में नहीं आ रही है हमारे को। देखो समझा रहे हैं। और दूसरा क्या है, अभी तो प्रश्न है, एक पैराग्राफ और है प्रश्न का। जब व्यवहार नए निश्चय नए का प्रतिपादन करता है, समझना क्या कह रहे हैं, तो फिर निश्चय उसका निषेध क्यों करता है? अपने प्रतिपादक का निषेध करना कहां तक उचित है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये अपना काम हो जाने पर उसको निकाल फेंक दिया, जैसे काम हो जाने के बाद में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, ऐसा जगत में कहावतें चलती है। देखो अगला वाक्य, निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को स्थापित करें और अपना काम हो जाने पर उसे असत्यार्थ कहकर निषेध कर दें। यह कुछ ठीक नहीं लगता है? या आपको उन डाकुओं जैसा नहीं लग रहा है, या उन कारीगरों जैसा नहीं लग रहा है जिन कारीगरों से ताजमहल जैसी इमारतें बनवाई गई और फिर राजाओं ने उनके हाथ काट दिए? नहीं, आपको ऐसी घटनाएं इतिहास में अपन ने पढ़ी सुनी है, कितनी बातें। बोले कारीगरों से बनवाया, सुरंगें बनवाई, उनसे ऐसी ऐसी चीजें बनवाई, और फिर बोले ये जो चीज तुमने बनाई है हमारे लिए, अब ऐसी चीज तुम किसी और के लिए नहीं बनाओ, नहीं बना सको, इसलिए तुम्हारे हाथ काट दिए जाते हैं। पैसा तुम्हें मुंह मांगा मिलेगा लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है? पहले तो व्यवहार ने प्रतिपादन किया, बेचारे ने खूब काम करवा लिया, और काम निकल जाने के बाद में व्यवहार का निषेध कर दिया। ये ठीक नहीं लग रही है बात यार, मुझे भी जच नहीं रही है। आपको कैसी जच रही है? बोलो हर्षवर्धन जी साहब, जचती है ऐसी बात यार? ये तो सेल्फिश लग रहा है यार, बहुत ज्यादा। निश्चय ने तो बहुत ही स्वार्थी है, सच में। निश्चय ने परमार्थ से हमें स्वार्थी बनाता है। निश्चय ने ही सच्चा स्वार्थी बनने की प्रेरणा देता है। सच्चे अर्थों में यदि स्वार्थी बन जाए तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। देखिए क्या कहा, यदि वह असत्यार्थ है तो उसकी स्थापना क्यों, और यदि सत्यार्थ है तो फिर उसका निषेध क्यों? ये प्रश्न है कुछ हमारे दिलो दिमाग में, और ये कुछ प्रश्न है, शंकाएं हैं जिनका उत्तर जगत चाहता है। जब तक ये प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त नहीं होगा, तब तक गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। गुत्थी तो है। सचिन भाई सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जिन सीढ़ियों पर चढ़ करके मंजिल पर चढ़ा जाता है। चढ़ने के लिए सीढ़ियां उपयोगी है, और मंजिल पर पहुंच जाएं तो सीढ़ियों से पांव हटा लेना। अब सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, माने पैर रख करके चढ़ रहे हैं हम ऊपर। लेकिन जब अरे कितनी उपयोगी है, कितनी उपयोगी है, तो सीढ़ियों के चिपका रहेगा तो मंजिल पे कैसे पहुंचेगा? मंजिल पे पहुंचना है तो सीढ़ियों से मोह त्यागना ही पड़ेगा। 10th क्लास से मोह नहीं त्यागेगा तो 11th में कैसे पहुंचेगा? 11th पर पहुंचने के लिए 10th से मोह को त्यागना पड़ेगा। देखिए इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का अभाव ही निश्चय व्यवहार संबंधी वर्तमान द्वंद्व का एक कारण है। इसलिए यहां इस विषय को विस्तार से सौदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहे हैं। आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी
कई पृष्ठों तक ये उदाहरण चलेगा, कई पेजों तक चलेगा। बादाम, बादाम का छिलका, बादाम का पेड़, और मजा आएगा इस पूरे उदाहरण को देखते समय। आपको ऐसे लगेगा कि पंडित जी आज तो आपने खूब बादाम बादाम की चर्चा की। बादाम 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 इसलिए भी कर रहे हैं आज बादाम बादाम की चर्चा, क्योंकि हमने कई बार आप लोगों से सुना है कि पंडित जी याद नहीं होता। तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आज बादाम ही बादाम की बात करेंगे, अब आपको सब याद रहेगा। देखो, बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं। सुनना भैया ध्यान से, तीनों बातों को अपने दिमाग में बैठाना। देखो, बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम की मींगी भी बादाम कही जाती है, तथा छिलके सहित मींगी को तो बादाम कहा ही जाता है। तीन तरह के बादाम हो गए, ठीक है। तीन तरह के बादाम में एक बादाम हो गया बादाम का पेड़। जैसे आम का बगीचा, जहां आम के पेड़ लगे हुए हों, वो आम का बगीचा है। आम के पेड़ को या आम लगा रखे हैं, या बहुत आम लगा रखे हैं, आम के पेड़ लगा रखे हैं, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आम लगा रखे हैं। तो बादाम के पेड़ को बादाम कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जिसे हम खाते हैं बादाम, जिसका बनता है हलवा, वो है दूसरे प्रकार का बादाम। और तीसरा वो बादाम है जो छिलके के साथ में है, जो आप बाजार से खरीद कर लाते हैं। बिना छिलके वाले भी लाते हैं, लेकिन छिलके वाले जो आप मंदिर में चढ़ाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, क्या वो बादाम है। 3 जगह पर बादाम शब्द का प्रयोग हुआ। अब बतलाइए, इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है वह तो वस्तुतः मींगी ही है। असली बादाम तो वही है जो हमारे लिए उपयोगी है। हमारी दृष्टि में तो वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उससे ही सधता है। बादाम का छिलका व बादाम का पेड़ हमारे लिए साक्षात किसी काम के नहीं है, ठीक है। बादाम की मींगी प्रयोजन भूत होने से हमारे लिए भूतार्थ है। बादाम की मींगी साक्षात हमारे लिए प्रयोजन भूत है, इसलिए वो भूतार्थ है। छिलका और पेड़ वो भूतार्थ है या नहीं है? छिलका और पेड़ अप्रयोजन भूत होने से, अर्थात साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अभूतार्थ है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा तो कैसे घटित करेंगे दादा इसको? अभी तो आज आएगा क्या प्रकरण, क्योंकि बीच में भूतार्थ अभूतार्थ की चर्चा भी दे रहे हैं। आज का कहो तो पढ़ लें 2-3 पेज, बड़े सुंदर है, आपको मजा आएगा। 2, 3, 4, 5 पेज पढ़ दूं क्या? 2 और 2 4 पेज पढ़ता हूं। आपको ऐसा नहीं लगे कि आज क्या कर रहे हो पंडित जी, पढ़ रहे हो, लेकिन मूल से पढ़ने का, शब्दावली का मजा ही कुछ और है। समझ में आता रहेगा। प्रकरण बहुत सरल है, मजेदार प्रकरण है, और पूरा हो जाएगा बादाम वाला प्रकरण। देखो जरा, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है। आत्मा का अनुभव करना यही प्रयोजन है। अतः शुद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजन भूत है, ठीक है। आत्मा ही प्रयोजन भूत है, इसीलिए शुद्धात्मा को विषय करने वाला निश्चय नहीं तो भूतार्थ है, उसको तो कहेंगे भूतार्थ। संयोग व संयोगी भावादिक के अनुभव से सम्यक दर्शनादिक की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध नहीं होने से वे अप्रयोजन भूत हैं, अप्रयोजन भूत ठहरे। इसी कारण उन्हें विषय बनाने वाला व्यवहार ने भी अभूतार्थ कहा गया है। ठीक है साहब, बात समझ में आ गई? यहां तक बिल्कुल कठिन नहीं है। देखिए, भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं। इसके अनुसार मींगी निश्चय बादाम हुई तथा छिलका और पेड़ व्यवहार बादाम कहलाए। भाई, जिनसे प्रयोजन सिद्ध होता है वो तो भूतार्थ है। अभी बादाम समझा रहे हैं, अभी सिद्धांत पे घटित करेंगे, देखना। देखो क्या कह रहे हैं, भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं। ये तो परिभाषाएं थी निश्चय व्यवहार की। अब इस भूतार्थ को निश्चय कहा ना,
जो प्रयोजन भूत है वो निश्चय है, और जो डायरेक्ट प्रयोजन भूत नहीं है वो व्यवहार है। इस दृष्टि से देखो तो जिस मींगी से मेरा प्रयोजन सिद्ध रहा है वो तो निश्चय हो गया, निश्चय बादाम हो गया, और जो छिलके वाला बादाम था या छिलका था और पेड़ था वो व्यवहार बादाम कहलाए। इसी बात को यदि और अधिक स्पष्ट करें तो कथन स्पष्ट होगा, निश्चय से मींगी को बादाम कहते हैं और व्यवहार से पेड़ या छिलके को भी बादाम कहा जाता है, क्योंकि पेड़ या छिलका मींगी के सहचारी हैं, इसलिए उनको भी बादाम कह देते हैं। अब देखिए, यदि उनका, ध्यान देना क्यों कहा जा रहा है, ये पेड़ को बादाम क्यों कह दिया गया है, छिलके को बादाम क्यों कह दिया गया है। यदि उनका मींगी से किसी भी प्रकार का संबंध न हो तो फिर वे व्यवहार से भी बादाम नहीं कहे जा सकते थे। क्या कोई आम के पेड़ को और छिलकों को भी बादाम कहते देखा जाता है? आम के छिलके पड़े उसे बादाम कौन कहेगा? आम के पेड़ है उसको बादाम कौन कहेगा? तो इनको ही बादाम क्यों कहा गया? इनको बादाम किस लिए कहा गया? क्योंकि ये उसके सहचारी है। ये बादाम के छिलके का बादाम की मींगी के साथ में कुछ रिलेशन है, इसलिए उसका नाम बादाम पड़ा है। बादाम की मींगी छिलके सहित उस पेड़ से प्राप्त हो रही है, इसलिए उसे, उस पेड़ को बादाम कहा जा रहा है। इसी प्रकार निश्चय नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चय जीव और व्यवहार नहीं के विषयभूत शरीर आदि के संयोग में रहने वाले जीव को, मनुष्य आदि को व्यवहार जीव कहा जाता है। एक निश्चय से जीव हो गया और संयोग में रहने के कारण व्यवहार जीव कहा जाता है। यदि आत्मा का, अब सुनना गजब की बात कह रहे हैं, यदि आत्मा का शरीर आदि से संयोग आदि संबंध भी न हो तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा। क्या कोई मिट्टी की मूर्ति को भी जीव कहते देखा जाता है? मिट्टी की मूर्ति को जीव कौन कहता है? क्या मिट्टी की मूर्ति को जीव कौन कहेगा? कोई नहीं कहता है। भूतम अर्थम प्रद्योतयति इति भूतार्थ है, अभूतम अर्थम प्रद्योतयति इति अभूतार्थ है। भूत अर्थात प्रयोजन भूत अर्थ को बतावे, ये चर्चा मैं कर चुका हूं आपके बीच में, इसलिए ज्यादा विस्तार की अपेक्षा नहीं है। भूतार्थ शब्द का अर्थ, भूत अर्थात प्रयोजन भूत अर्थ को बतावे वह भूतार्थ, और अभूत अर्थात अप्रयोजन भूत अर्थ को बतावे वह अभूतार्थ। ठीक है ना? भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है। देखिए, अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थ के कई अर्थ हैं। अर्थ माने अर्थ भी होता है, अर्थ पृथ्वी भी कहते हैं, अर्थ माने धन भी कहते हैं, अर्थ माने वस्तु भी कहते हैं, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। अर्थ शब्द का अर्थ मतलब भी होता है, अर्थ शब्द का अर्थ अनुवाद भी होता है। इसका अर्थ करना है भैया, अनुवाद भी होता है। तो कितने अर्थ के अर्थ हो गए? अर्थ के अर्थ को न जानने पर अनर्थ हो जाता है। यदि हम अर्थ का सही जगह पर सही अर्थ नहीं लगाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए, भूत प्लस अर्थ, इनके स्थान परिवर्तन से, कल हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन में भी इसकी चर्चा की थी, कल की क्लास में थोड़ी बहुत हुई होगी। भूत प्लस अर्थ, इनके स्थान परिवर्तन से अर्थ प्लस भूत अर्थभूत हुआ। अर्थ माने प्रयोजन होता है, अतः अर्थभूत माने प्रयोजन भूत। ये तो सहज ही हो गया। कितना सुंदर ढंग से शब्दों को आगे पीछे करके प्रयोजन भूत का यहाँ अर्थ घटित किया गया है। जिस प्रकार भूत और अभूत की उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ बादाम की मींगी हमारे लिए प्रयोजन भूत पदार्थ है, क्योंकि हमारे खाने के काम आती है, पर छिलका और पेड़ अप्रयोजन भूत
अर्थात साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है, क्योंकि वे हमारे खाने के काम में नहीं आते, किंतु सर्वथा अप्रयोजन भूत भी नहीं है, क्योंकि बादाम की मेंगी की प्राप्ति के साधन है, अतः परंपरा से प्रयोजन भूत भी है। देखो आप, व्यवहार नय को परंपरा से प्रयोजन भूत कह रहे हैं। यहां इस प्रकरण के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? परंपरा से प्रयोजन भूत भी है। यही कारण है कि परंपरा की अपेक्षा उसे कथनचित भूतार्थ भी कहा जाता है, किंतु साक्षात भूत प्रयोजन भूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। देखो ये वाक्य भी कितना सुंदर दिख रहा है भाई साहब। वैसे तो प्रयोजन भूत है, व्यवहार ने भी कुछ ना कुछ प्रयोजन साधता है, लेकिन यदि क्या बोला है मैंने, किसी का कुछ मैसेज आया ना, क्या लिखा जूम पर, जो लिखा है ये कह रहे हैं निश्चय के साथ बात, क्या बोला है आपने, क्या बोला है मैंने, वो तो पीछे की रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। मैंने क्या बोल गया हूं, कुछ अशुद्ध तो नहीं बोल गया मैं, है? देखो कोई बात नहीं, यही पढ़ते हैं अपन। ये क्या कह रहे हैं? यही कारण है कि परंपरा की अपेक्षा उसे कथनचित भूतार्थ भी कहा जाता है। किसको? व्यवहार को। व्यवहार को भूतार्थ भी कह देते हैं। व्यवहार से प्रयोजन सद रहा है, व्यवहार ने को भूतार्थ कह दोगे कि हाँ कह देंगे, लेकिन साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है। इसलिए जब अध्यात्म की दृष्टि से बात करेंगे तो उसे अप्रयोजन भूत कहेंगे। अब समझना, देखो यहां मैं पूजन पाठ की बात करूं जैसे, तो पूजन पाठ प्रयोजन भूत है या नहीं है? बिल्कुल प्रयोजन भूत है। जिनेन्द्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन करना प्रयोजन भूत है या नहीं है? बिल्कुल प्रयोजन भूत है। भगवान के दर्शन करें कि नहीं करें कि बिल्कुल करो, स्वाध्याय करें कि नहीं करें बिल्कुल करो, प्रयोजन भूत है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जब देखेंगे तो फिर क्या कहा जाएगा? अरे भैया, पूजन, भक्ति, प्रवचन, स्वाध्याय अनंत बार किए, ये सब अप्रयोजन भूत है। शुद्धात्मा को जानो, वही प्रयोजन भूत है एकमात्र। तो उसी प्रकार यद्यपि शुद्धात्मा हमारे लिए पूर्णतः प्रयोजन भूत है, और अशुद्ध आत्मा या संयोगी आत्मा यह प्रयोजन भूत है, तथापि संसारी जीव की पहचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण, संसारी जीव की पहचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण अशुद्ध आत्मा का संयोगी आत्मा भी कथनचित प्रयोजन भूत है। अशुद्ध आत्मा या संयोगी आत्मा भी कथनचित प्रयोजन भूत है, फिर भी शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न होने से अध्यात्म में उसे अप्रयोजन भूति कहा जाता है। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि भैया प्रयोजन भूत भी कह देते हैं उसको, अप्रयोजन भूत भी कह देते हैं। व्यवहार नए प्रयोजन भूत है, लेकिन सर्वथा प्रयोजन भूत नहीं। व्यवहार नए अप्रयोजन भूत है, लेकिन सर्वथा अप्रयोजन भूत नहीं। क्या कहेंगे? कथनचित प्रयोजन भूत, कथनचित अप्रयोजन भूत। अब एक बहुत सुंदर माने ये आपको हंसी आएगी बात पढ़ करके, ऐसा सुंदर प्रयोग बतलाया दादा ने। यदि बिना पेड़ के या बिना छिलके के जगत में मींगी की प्राप्ति संभव होती, तो पेड़ और छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता। बोलो, सुबह जो प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चल रहा है 249 नंबर पेज का, बोलो यदि घी के बिना घड़ा मिलता तो उसे घी का घड़ा नहीं कहा जाता। जिस घड़े में घी नहीं रखा होता उसे घी का घड़ा नहीं रखा कहा जाता। ये कह रहे हैं यदि आपको बादाम मिल जाए, कहीं से प्राप्त हो सकते हो, जिनमें छिलका भी नहीं हो और पेड़ भी नहीं हो, तो फिर इन छिलके और पेड़ों को बादाम कौन कहेगा? पेड़ और छिलके को व्यवहार से बादाम कहे जाने के कारण, अब और गजब, अब हंसी का प्रसंग है। पेड़ और छिलके को व्यवहार से बादाम कहा जाने के कारण यदि वैद्य जी के यह बताए जाने पर कि ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, कोई छिलके या पेड़ का हलवा खाने की बात सोचे तो मूर्खी माना जाएगा।
वैद्य जी ने बताया भाई साहब, वैद्य जी ने बताया बादाम का हलवा खाओ साहब ताकत के लिए, आप बादाम का हलवा खाओ भाई साहब। तो ठीक है साहब, तो हमने भाई साहब 3 तरह के बादाम पड़े थे, बादाम की मींगी भी बादाम है, छिलके सहित भी बादाम है, और पेड़ को भी बादाम कहते हैं। तो अब बादाम का हलवा की कही है, हमें वो मीगी तो छोड़ो, ये पूरा पेड़ है ना अपने सामने, पेड़ के पत्ते टहनियां डालें, इसका हलवा बना करके खाओ, तो क्या होगा भाई साहब? कोई छिलके या पेड़ का हलवा खाने की बात सोचे भी यदि तो मूर्ख माना जाएगा। जगत में ऐसी मूर्खता कोई ना करे। अवनीश भाई क्या कह रहे हैं? जगत में ऐसी मूर्खता कोई ना करे, इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति सावधान करना भी आवश्यक है, उसका निषेध करना भी आवश्यक है। बोलो कैसी स्थिति हो जाएगी? ये सिर्फ उदाहरण दिया है अभी, यहां अभी सिद्धांत पे घटित नहीं किया है, सिद्धांत पर नीचे घटित कर रहे हैं। देखो आपको आपका प्रयोजन सदता हुआ सा नजर आएगा। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता तो व्यवहार के कथनचित भूतार्थ भी नहीं कहा जाता, उसे जिनवाणी में स्थान भी प्राप्त नहीं होता। व्यवहार के बिना निश्चय यदि हो जाता, मान लो व्यवहार के बिना ही निश्चय हो जाए, व्यवहार के बिना ही निश्चय की बात समझ में आ जाए, तो क्या जरूरत है फिर व्यवहार को जिनवाणी में स्थान देने की? नहीं देते। तथा यदि शरीर आदि के संयोग वाले जीवों का कथन किए बिना ही, शरीर आदि के संयोग वालों का कथन किए बिना ही इस अनादिकालीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता होता तो फिर असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले जीव को जीव कहते ही नहीं। यदि शरीर के बिना आत्मा समझाया जा सकता था तो फिर शरीर को आत्मा बोलते ही नहीं, फिर तो चर्चा ही नहीं करेंगे, फिर हम कहीं आपसे बात नहीं करेंगे। देखो आगे क्या कहते हैं, बढ़ाओ आगे। शरीर आदि के संयोग वाले संसारी जीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण सदगुरु के यह कहने पर कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो आत्मा का अनुभव करो। वही छिलके को जैसे खाने की बात कर रहा था ना व्यक्ति, बादाम की जगह बादाम के छिलकों का हलवा बना करके, मींगी की जगह पेड़ का हलवा बना करके खाने की जैसा सोच रहा था, वैसी ही बात कह रहे हैं। शरीर आदि के संयोग वाले संसारी जीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण सदगुरु के कहने पर कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो आत्मा का अनुभव करो। कोई रागी द्वेषी मनुष्य आदि रूप आत्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति मानने लगे तो मूर्ख ही माना जाएगा। ओहो, तथा जगत में कोई ऐसी मूर्खता न करे, इसके लिए व्यवहार कथन को अभूतार्थ कहकर उसका निषेध की भी आवश्यक है। सोचो, शास्त्रों में ये लिख दिया और नहीं व्यवहार भाई साहब, व्यवहार के बिना काम नहीं चले, व्यवहार भी तो आखिर है साहब, व्यवहार से इसको जीव कहते हैं साहब, व्यवहार से यही आत्मा है, ऐसा कहते हैं। अरे ऐसा कह देने की वजह से कोई इसको ही जीव मान के अनुभव करने की बात सोचेगा तो संसारी बना रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अभूतार्थ में अटक जाएगा। इसलिए यहाँ उस व्यवहार का निषेध भी आवश्यक है। यही कारण रहा है कि निश्चय ने व्यवहार का निषेधक है, उसे अभूतार्थ कहकर उसका निषेध करता है। बोलो, समय सार की 14वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने 5 उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है। अवध स्पष्ट आदि के पर्याय स्वभावादि के समीप जाकर देखने पर व्यवहार नए के विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि भाव भूतार्थ हैं। व्यवहार के समीप, व्यवहार के विषयभूत, पर्याय के समीप जाकर के देखेंगे तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, पर निश्चय नए के विषयभूत द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। आप खड़े कहाँ हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा दिखेगा। आप निश्चय नए के समीप जाकर के देखेंगे, द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर के देखेंगे तो फिर ये व्यवहार अभूतार्थ नजर आएगा। आप व्यवहार की जगह खड़े होकर के देखेंगे तो फिर ये भूतार्थ नजर आएगा। ध्यान देना, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन कह दी है। आप जिन मंदिर में खड़े होकर के पूजन कर रहे हो तो व्यवहार के समीप खड़े हो, उसे अभूतार्थ मत कहना, पूरी भक्ति भावना से जिनेंद्र देव की पूजन करना।
आप जिन मंदिर में बैठे हैं, आप भगवान के सामने खड़े होकर के भक्ति कर रहे हैं, आप व्यवहार के समीप खड़े हुए हैं, अभी अभूतार्थ मत बोल देना उसे गलती से भी। हाँ, जब आप वहां से बाहर निकलकर आत्मचिंतन में लगे हुए हो, मतलब निश्चय के समीप आकर के देखें, तो फिर व्यवहार को अभूतार्थ कहें, असत्यार्थ कहें। ठीक है ना। अगला पैराग्राफ बड़े गजब की चर्चा बतलाने वाला है, सुनो। बादाम की महंगी जब अकेली होती है, देखो ये बात, ये कौन किस बात के लिए है ये पूरा पैराग्राफ, मैं आपको पहले हिंट दे देना चाहता हूं। व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया और निश्चय ने व्यवहार का निषेध किया। मानेंद्र जी साहब बोलो। व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया, निश्चय ने उसका निषेध किया। ऐसा क्यों? उस क्यों का जवाब है इस पैराग्राफ में। ऐसा क्यों? बादाम की महंगी जब अकेली होती है तो 125 रुपए किलो बिकती है। क्या अभी ये 30 साल पहले की बात कह रहे हैं? 125 रुपए किलो। क्या माने आज इसके अंदर एक जीरो और लगा लो आप, कम से कम 20 साल, क्योंकि 20 साल में एक जीरो बढ़ जाती है, बिल्कुल नियम से बढ़ जाती है, तो बहुत पुरानी बात है। अभी जब ये बीच में प्रकाशित हो रहा था तो मैंने कही थी दादा से, दादा, तो दादा ने कहा नहीं नहीं ये ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं। मैंने 10-15 साल पहले जब ये छपा था तो दोबारा रिप्रिंट हो रहा था, मैंने कहा दादा अब ये तो सब, बोले नहीं, ये इन बातों को पढ़ करके, क्या इन बातों को पढ़ करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये पुस्तक जिस समय लिखी जा रही थी उस समय बादाम क्या भाव मिलते थे। रिसर्च करने वालों के लिए ये चीजें उपयोगी होती है। चलिए हमारे पास में मिनट बहुत कम बचे हैं, पढ़ना है मुझे 1.5 पेज, समझ में आएगा, देखो फटाफट 5-7 मिनट लगेंगे, 5 से 6 मिनट। 1982 में छपी है, ठीक बात है। बादाम की महंगी जब अकेली होती है तो 125 रुपए किलो बिकती है, जब छिलके भी साथ में होते हैं तो ये 25-30 रुपए किलो में भी मुश्किल से बिकती है। लो 25-30 रुपए किलो के बादाम छिलके वाले बादाम। इसी प्रकार छिलके की संगति में, सिद्धांत समझने की कोशिश करना, छिलके की संगति में उसकी कीमत घट जाती है और एकाकीपन में बढ़ जाती है। महंगी अकेली है तो कीमत बढ़ गई, छिलका साथ में है तो कीमत घट गई, तथा छिलका महंगी के साथ में 25-30 रुपए किलो में बिक जाता है। यदि वह अकेला हो तो कोई रुपए किलो भी लेने को तैयार नहीं होता, खाली छिलके कौन खरीदेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि छिलके की कीमत महंगी के साथ रहने में ही है, अकेले में नहीं। अब समझ में आ गई व्यवहार निश्चय के साथ क्यों रहना चाहता है, उसे कीमत मिल रही है। निश्चय निषेध क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी कीमत घट रही है। कितना प्रैक्टिकल है ये चीज है? साधारण से व्यक्ति बड़े लोगों के साथ में रहना चाहते हैं, उन्हें वैल्यू मिल जाती है, बड़े विद्वानों के साथ में रहना चाहते हैं, अध्यक्ष के साथ में रहना चाहते हैं, मिनिस्टरों के साथ में आगे आगे आकर के फोटो खिंचाना चाहते हैं, हम भी उनके साथ में, हम भी उनके साथ में। और वो क्या चाहते हैं, अरे हटाओ यार ये क्या बच्चे लगे रहते हैं, दूर दूर करो। इनके साथ में रहने से हमारी कीमत घटती है। सेम पोजीशन निश्चय व्यवहार के संदर्भ में है। उसी प्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व में ही है, निश्चय पूर्वक अर्थात निश्चय के साथ होने में ही है, अकेले में नहीं। क्या निश्चय का साधक प्रतिपादक होने से ही उसे जनवाणी में स्थान प्राप्त है, किंतु निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है और अकेले में बढ़ जाती है। यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक है। बोलो ख्याल में आ गई बात, वो उसका निषेध क्यों कर रहा है। अच्छा एक बात और बड़ी गजब की कि यार ये तो मुफ्त में ही कीमत मिल गई इसको। देखो आप सब भी कीमत दे करके आते हो, मैं आपसे पूछता हूं जब बाजार से केले खरीद करके लाते हो तो छिलकों के पैसे देते हो कि नहीं देते हो, तोल के भाव में। माने कभी किसी उदाहरण ही है, कथन मात्र ही है, मजाक जैसा ही है कि हमने केले वाले से ऐसा कहा कि भैया
यार गजब कर रहे हो यार, असली केला तो अंदर है। तुम्हें ये 15 रुपए किलो तुम दे रहे हो, मुझे आइडिया नहीं है क्या भाव आते हैं, 25 रुपए मान लो जो भी होते हो, 25 रुपए किलो के केले हैं। तो अब हमने केले वाले से कहा कि यार 25 रुपए किलो के हैं, 2 किलो दे रहे हो हमारे को, 2 किलो में से 1 किलो तो छिलके हैं इसके, तो 25 रुपए देंगे ना, 25 लोगे ना? बोले ठीक है बाबू जी कोई बात नहीं, 25 दे दो, मैं छिलके उतार करके तोल देता हूं बोलो, आप तैयार है छिलके उतार करके तोलने के लिए? आप तैयार है छिलके, केले के छिलके उतार करके तुलवा करके थैली में पैक करके लाने के लिए? नहीं तैयार होंगे। छिलके को जो 25 रुपए किलो की कीमत मिली है, वो कीमत मुफ्त में नहीं मिली है। ये बात यहां अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं, देखिए। अभी यदि मैं इनका काफी विस्तार करता, तो इसको आगे बढ़ने की उसमें लगे हुए हैं, लेकिन यदि मैं इसका विस्तार करता तो बादाम की मींगी जब अकेली होती है, ये जो चर्चा की ना, इसका मतलब आत्मा जब शुद्ध अकेला होता है सिद्ध भगवान जैसा, तो उसकी कीमत सर्वाधिक होती है। और वो जब छिलके के साथ में होता है तो वो संसारी जीवों जैसा है, तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, संसारी जीवों जैसा। और छिलका अकेला होता है तो डेड बॉडी हो गई, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं समझ रहे इसको कैसे घटित करेंगे? माने इसको आत्मा पर घटित करो, तो आत्मा अकेला है, शरीर वगैरह नहीं है, कर्म वगैरह नहीं है, तो फिर सिद्ध भगवान है, सर्वाधिक कीमत है उसकी। और शरीर के साथ में है, व्यवहार के साथ में है, तो कीमत कितनी हो गई? बोले ठीक है संसारी प्राणी है, और खाली छिलका है, अंदर का माल गायब है। निश्चय माल है और व्यवहार पैकिंग है। क्या? निश्चय रूपी माल की पैकिंग व्यवहार है। देखिए यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बादाम का छिलका यदि मींगी के संयोग में 25-30 रुपए किलो बिक जाता है, तो वह कीमत उसे कुछ मुफ्त में नहीं मिली है, उसने उसकी पूरी कीमत चुकाई है। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ अपने माथे पर झेली है, और भीतर मींगी को पूर्ण सुरक्षित रखा है, उसे आंच तक नहीं आने दी है। सारी विपत्तियां अपने माथे पर झेलकर मींगी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है, अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है, यहां तक कि जान की बाजी लगाकर मींगी की सुरक्षा की है। छिलके की प्रतिज्ञा है कि जब तक वह साबुत है तब तक मींगी का कोई कुछ भी नहीं सकता, खा नहीं सकता, खाना बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता। यदि कोई चोट करता है तो छिलका पहले अपने माथे पर झेलता है, चाहे स्वयं टूट जावे फूट जावे, पर जब तक वह अटूट है अफूट है, समझिए मींगी सुरक्षित है। क्या क्या गजब की भाषा शैली में प्रयोग किए हैं। इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है, आप उसे मुफ्त की क्यों समझते हो? छिलके को कीमत क्यों मिली है? कितनी कीमत चुकाई है उस छिलके ने? आप व्यवहार को फर्जी क्यों समझते हो? आप व्यवहार को ऐसा क्यों समझते हो कि ये बेकार है, किसी काम का नहीं है? उसकी कीमत चुकाई है उसने। उसी प्रकार व्यवहार ने अपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन किया है, भले ही निश्चय उसका निर्दयता पूर्वक निषेध करता रहा, पर उसने अपने निश्चय प्रतिपादकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब कहीं जाकर उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसी बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है तो व्यवहार इतना वफादार है, तो फिर उसका निषेध क्यों? भाई उसने इतनी कीमत चुकाई है, फिर उसका निषेध क्यों? भाई उसकी सार्थकता उसके निषेध में ही है, क्योंकि यदि उसका निषेध न हो तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता है। क्यों और कैसे? अब सुनो जरा, बस एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर कल करेंगे चर्चा, क्योंकि खत्म हो गई है ये बादाम की चर्चा, तो खत्म कर लें अपन 1 आध मिनट और। ये क्या कह रहे हैं? जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड़ का लगाना, उसे सींचना,
बड़ा करना आदि संपूर्ण मेहनत बादाम की मेगी अर्थात निश्चय बादाम के सेवन के लिए ही तो है। पर यदि इस विचार से कि जब छिलके ने मेगी की सुरक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी वफादारी निभाई है, तो फिर उसे तोड़े क्यों, फोड़े क्यों? ऐसा सोचकर उसे तोड़े नहीं तो क्या बादाम का सेवन अर्थात हलवा बनाकर खाना संभव होगा? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर जो कुछ भी हो, संपूर्ण मेहनत की सार्थकता इसमें ही है कि परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर, पॉइंट टू बी नोटेड, अंडरलाइन कर लेना शब्द क्या कह रहे हैं, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर छिलके को तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, तभी जाकर बादाम का हलवा खाया जा सकता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उसे पूर्णतः पक जाने पर ही फोड़ा जाए। यदि कच्ची या अध पकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के स्थान पर हानि प्राप्त होगी। बोलो, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाए। इसी प्रकार जनवाणी और उसमें बताए मार्ग पर चलकर सुख शांति प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के छिलके को तोड़ने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, अन्यथा व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा और हम व्यवहार में ही अटक कर रह जाएंगे। यदि व्यवहार के उपकार याद करके हम उसका निषेध न कर पाए तो विकल्पों में ही उलझे रहेंगे, विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे। अब ये जो है परिपक्व अवस्था, इसका थोड़ा सा खुलासा आगे के पैराग्राफों में, फिर नाव का उदाहरण देकर के, फिर पक्षातिक्रांत की चर्चा, बड़ा सुंदर प्रकरण आगे दिया है। एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं आत्मानुभूति तक पहुंचाने वाला ये सुंदर प्रकरण है। कल इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। आज समय का अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया, है ना, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और कल यथा समय मिलेंगे आपसे नए चक्र की कक्षा में 3:30 बजे। हाथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, बोलिए भाई साहब, कौन है? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए साहब। हाँ भाई साहब, यूँ कह रहा था जैसे अभी अपने ये जैसे निश्चय पर पहुंचने के बाद व्यवहार का जो निषेध तो अपने आप हो जाता होगा, उसमें निषेध करने की, एक कर्ता बनने की बुद्धि की क्या आवश्यकता है, क्या लगाने की जरूरत है? यूँ हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। अपने आप ही निषेध हो जाता है, यह बात परम सत्य है, लेकिन निषेध करने योग्य है ये समझना पहले जरूरी है, ठीक है ना। वहां जाकर के उसे छोड़ा भी जाता है, छोड़ने की भावना भी रखी जाती है, निर्विकल्प होने की भावना भी रखी जाती है। इनका खुलासा आगे चल करके आने वाला है, नाव का उदाहरण दे करके और आगे चर्चा करते हुए। कल करेंगे चर्चा, पक्षातिक्रांत की चर्चा है, कल शुरू हो जाएगी। अभी 2 दिन कम से कम अपन इस प्रकरण को और चलाएंगे, फिर भेद प्रभेदों की तरफ बढ़ेंगे आगे, प्रश्नोत्तर और भेद प्रभेदों की तरफ। चलिए जनवाणी। ठीक। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत